धुंध जो व्हाइट चैपल की जटिल सड़कों पर चिपकी हुई थी, जीवित प्रतीत होती थी। अपने लोगों के डेस्परेट चीत्कारों और भीतर छिपे हुए आतंक को छुपा रही थी। 1888 में लंदन का ईस्ट एंड डर और निराशा का स्थान था। एक ऐसा परिदृश्य जहां गरीबी, बीमारी और हिंसा सामान्य थी। लेकिन उस शरद ऋतु में एक ऐसा साया जो किसी भी धुंध से भी गहरा था, शहर पर छा गया, जो बर्बर सटीकता से जीवन ले रहा था। ये एक हत्यारे का साया था, जैक द रिपर, जिसका नाम इतिहास में गूंजेगा, केवल उसके कृत्यों के लिए नहीं, बल्कि उसके पहचान के रहस्य के लिए जो हमेशा के लिए रुका रहेगा। 31 अगस्त 1888 की सुबह मैरी एन निकोल्स का कुचले हुए शव बक्स रो, व्हाइट चैपल में पाया गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसके पेट को बर्बरता से काटा गया था। लंदन ने पहले भी हिंसा देखी थी, लेकिन यह अलग था। पुलिस इंस्पेक्टर फ्रेडरिक एब्रलाइन की अगुवाई में तुरंत हत्या की इस बेरहमी से चकित हो गई। ये केवल हत्या नहीं थी। एब्रलाइन ने उसके शव के ऊपर खड़े होकर कहा, जब सुबह की ठंडी धुंध उसकी रीढ़ में चढ़ने लगी। ये कुछ और था। मैरियन या पॉली, जैसा कि उसे उसके दोस्तों ने जाना, एक साधारण वेश्या थी, एक सड़क की महिला। फिर भी हमले की बर्बरता ने व्हाइट चैपल में सामान्य हिंसा से कहीं अधिक अत्याचार की ओर इशारा किया। लंदन के लोगों को यह नहीं पता था कि यह बस शुरुआत थी। 8 दिन बाद 8 सितंबर 1888 को एनी चैपमैन का शव 29 हैनबरी स्ट्रीट के पिछवाड़े में पाया गया। उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसके पेट को पॉली निकोल्स की तरह बर्बरता से काटा गया था। लेकिन इस बार कुछ लिया गया था, उसका गर्भाशय। पुलिस अब रियलाइजिंग हो रही थी कि वे एक पुनरावर्ती अपराधी से निपट रहे हैं, सबसे खराब से डरने लगी। एब्रलाइन और उसके लोग व्हाइट चैपल की सड़कों पर पड़े, किसी से भी बात की जो कुछ देख सकता था। गवाह अप्रत्याशित थे और अक्सर छाई रहने वाली घनी धुंध उनकी गवाही को बेकार बना देती थी। अपराध स्थल पर पुलिस सर्जन जॉर्ज बैक्स्टर फिलिप्स ने अपनी शव परीक्षण रिपोर्ट में भयानक विवरण दिए। गर्भाशय का निकालना शारीरिक ज्ञान की आवश्यकता थी। यह आदमी, फिलिप्स ने पुलिस को बताया, जानता है कि वह क्या कर रहा है। व्हाइट चैपल, जो पहले से ही एक अंधेरा और खतरनाक स्थान था, अब शारीरिक ज्ञान और रक्त की प्यास रखने वाले एक हत्यारे के साए से प्रेरित था। जैसे जैसे जांच गति प्राप्त करने में संघर्ष करती रही, हत्यारा एक रात में फिर से हमला कर गया, 2 बार। 30 सितंबर को एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडोव्स दोनों घंटों के भीतर मृत पाए गए। उनकी गर्दनें कटी हुई थीं। स्ट्राइड की हत्या अस्थायी रूप से बाधित होने की आशंका थी, लेकिन एडोव्स इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसका शव माइटर स्क्वायर में पाया गया, उसी जंगली तरीके से बर्बरता से काटा गया, जो अब हत्यारे का हस्ताक्षर बन गया था। उसका चेहरा कटा हुआ था और उसका गुर्दा सर्जिकल सटीकता से निकाला गया था। इन हत्याओं के बाद पुलिस को जैक द रिपर के नाम से एक पत्र मिला। पत्र ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी असमर्थता को रोकने का। नाम जैक द रिपर जल्द ही कुख्यात हो जाएगा, लंदन वासियों के दिलों में टेरर इंट्रोडक्ट करते हुए, जब वे सोचेंगे कि अगला हमला कहां होगा। इंस्पेक्टर एब्रलाइन और उनकी टीम अब जनता, मीडिया और उनके अपने उच्च अधिकारियों से हत्यारे को पकड़ने का भारी दबाव झेल रही थी। पुलिस व्हाइट चैपल में चारों ओर खोज करने लगी, किसी को भी तलाशते हुए जो हत्यारे की प्रोफाइल में फिट हो। वे अनगिनत संदिग्धों से मिले, डॉक्टरों से लेकर कसाईयों तक, शारीरिक ज्ञान रखने वाले पुरुषों तक, लेकिन हर सुराग एक मृत अंत में बदल गया। जांच की प्रक्रिया लंदन की पुलिस ताकतों की जटिल अधिकार क्षेत्र से भी बाधित हुई। कुछ हत्याएं मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सिटी ऑफ लंदन पुलिस की सीमा के पास हुई थीं। इससे पूर्व कम्युनिकेशन और समन्वय में कमी आई और दोनों बल कभी-कभी एक दूसरे से महत्वपूर्ण जानकारी रोकते थे। नतीजा ये हुआ कि हत्यारे को ढूंढने में मंदी आई। गवाह सामने आए, लेकिन उनके विवरण अक्सर अप्रत्याशित होते थे। अधिकांश पीड़ित वेश्या थीं, जो रात के अंधेरे में संकीर्ण गालियों का दौरा करती थीं। यहाँ तक कि जब गवाह सोचते थे कि उन्होंने कुछ देखा है, कुख्यात लंदन की धुंध विवरणों को अस्पष्ट कर देती थी।
किसी को स्पष्ट रूप से पहचानना असंभव बना देती थी। मामले से जुड़े मीडिया का हंगामा केवल भ्रम में इजाफा करता गया। पुलिस स्टेशनों में सैकड़ों पत्र आए, जिनमें से कई लोग खुद को रिपर बताकर कबूलने और अधिकारियों का मजाक उड़ाने वाले थे। अधिकांश का खारिज किया गया, लेकिन एक फ्रॉम हेल पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय बना। यह एक मानव गुर्दे का हिस्सा के साथ आया, जो कथित तौर पर एक पीड़ित का था। जबकि पत्र की प्रामाणिकता पर बहस जारी है, इसने केवल जनता का आतंक और गहरा किया। पुलिस के पास संदिग्धों की कोई कमी नहीं थी। मोंटाग्यू जॉन ड्रूइट, एक बैरिस्टर और स्कूल शिक्षक, सबसे प्रमुख थे। ड्रूइट एक सम्मानित परिवार से आया था, लेकिन उसकी मानसिक अस्थिरता का इतिहास था। वह रिपर हत्याओं के अंतिम होने के बाद थेम्स में डूब गया, जिससे कुछ लोग यह मानने लगे कि वह हत्यारा था। और जब दबा फिर था एरॉन कॉस्मिंस्की, एक पॉलिश यहूदी आप्रवासी जो व्हाइट चैपल में रहता था। कॉस्मिंस्की को मानसिक बीमारी का इतिहास था और महिलाओं के प्रति हिंसक विचार रखने के लिए जाना जाता था। उसे बाद में एक पागल खाने में भर्ती कर दिया गया और कुछ पुलिस अधिकारियों ने यह मान लिया कि वह रिपर था, हालांकि कोई ठोस प्रमाण उसे हत्याओं से नहीं जोड़ता था। थॉमस नील ग्रीन, एक ऐसा डॉक्टर जो रोगियों को जहर देने के इतिहास के लिए संदिग्ध था, भी एक संदिग्ध था। उसे अपने अपराधों के लिए 1892 में फांसी दी गई और यह किंवदंती है कि उसकी अंतिम शब्द थे, मैं जैक हूं। हालांकि क्रीम रिपर हत्याओं के दौरान अमेरिका में जेल में था, इस सिद्धांत पर संदेह का इशारा करता है। यह तक कि प्रिंस अल्बर्ट विक्टोर, क्लेरेंस के ड्यूक, भी एक संदिग्ध के रूप में सुझाए गए। हालांकि यह अधिकतर साजिश के सिद्धांतों का परिणाम था, न कि कोई वास्तविक सबूत। संदिग्धों की विस्तृत श्रृंखला के बावजूद पुलिस कभी भी किसी व्यक्ति की दोष सिद्ध करने में सफल नहीं हो सकी। उस समय फॉरेंसिक विज्ञान की कमी रहेगी, जिससे भौतिक सबूतों को हत्यारे से जोड़ना असंभव हो जाएगा और बिना आधुनिक अन्वेषण के उपकरणों के पुलिस केवल गवाहों की बयानों और परिस्थितिक सबूतों पर निर्भर रह गई। 9 नवंबर 1888 को रिपर ने अपनी अंतिम पीड़ित मैरी जेन केली की हत्या की। पिछले पीड़ितों की तरह जो सड़कों पर मारे गए थे, केली को 13 मिलर के कोर्ट में उसके कमरे के अंदर पाया गया। उसका शव पहचानने योग्य से परे बर्बरता से काटा गया था। उसके अंग कमरे में बिखरे हुए थे। रिपर ने इस हत्या के साथ समय निकाला। केली के छोटे किराए के स्थान की गोपनीयता में अशांत हुआ। केली की हत्या अब तक की सबसे बर्बर थी और यह रिपर के आतंक के अंत को चिह्नित करती थी। उस रात के बाद हत्याएं अचानक रुक गईं, जैसे कि वे शुरू हुई थीं। पुलिस हतप्रभ और निराश अपनी जांच जारी रखती रही, लेकिन सुराग ठंडा हो गया था। 1888 के अंत तक पुलिस की जांच एक ठहराव पर पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर एब्रलाइन और उनकी टीम ने हर सुराग का पीछा किया, लेकिन कोई भी जैक द रिपर की पहचान का खुलासा करने के करीब नहीं लाया। केस शुरुआत से ही चुनौतियों में फंस गया था। पुलिस बलों के बीच पूर कम्युनिकेशन, असमर्थ गवाहों की गवाही और व्हाइट चैपल की अत्यधिक प्रकृति। लंदन का ईस्ट एंड एक ओवरक्राउडेड, अव्यवस्थित स्थान था, जिसमें समाज के किनारे पर रहने वाले लोग रहते थे। उस क्षेत्र में अपराध की भारी मात्रा ने पुलिस के लिए एक ही मामले पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव बना दिया, यहाँ तक कि रिपर हत्याओं जैसी उच्च प्रोफाइल वाली घटना पर भी। कठिनाई को बढ़ाते हुए फोरेंसिक तकनीक की पूरी कमी थी। पुलिस के पास न तो अपराध स्थल को संरक्षित करने का कोई तरीका था, न ही फिंगरप्रिंटिंग, न ही डीएनए विश्लेषण। रिपर, चाहे वह जानबूझकर हो या किस्मत के चलते, कोई ठोस सबूत पीछे नहीं छोड़ता था और इसके बिना पुलिस के पास केवल अटकलें थीं। प्रेस और जनता असहिष्णु हो गए। संदिग्धों को पूछताछ के लिए लाया गया, केवल सबूत की कमी के चलते उन्हें मुक्त कर दिया गया। पुलिस ने एरॉन कॉस्मिंस्की पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हत्याओं से उसे जोड़ने के लिए उसके पास कुछ ठोस नहीं था, केवल परिस्थितिक सबूत थे। जांच चलती रही, लेकिन 1992 तक ध्यान कहीं और स्थानांतरित हो गया और रिपर मामले को शांति से बंद कर दिया गया। जैक द रिपर उतनी ही अचानक गायब हो गया जितना कि वह सामने आया था। मैरी जेन केली की हत्या के बाद
उसकी ओर से कोई और हत्याएं नहीं हुई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वह मर गया या किसी अन्य अपराध के लिए जेल में था। दूसरों ने विश्वास किया कि उसने बस लंदन छोड़ दिया या रुकने का निर्णय लिया। पुलिस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जैक द रिपर की जांच बिना किसी समाधान के समाप्त हुई। यह मामला अपराध इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। नए संदिग्ध और सिद्धांत आज भी उभरते हैं। 130 वर्षों से अधिक समय बाद जैक द रिपर की असली पहचान व्हाइट चैपल की धुंध में छिपी हुई है। उसका किंवदंती समय के साथ बढ़ती जा रही है। व्हाइट चैपल की सबसे काली शरद अर्थू का साया बना रहता है। ये एक याद दिलाता है कि एक व्यक्ति कितना आतंक पैदा कर सकता है, और ये ठंडक देने वाली वास्तविकता कि कभी-कभी राक्षस पकड़ में नहीं आते,